एक दफा का जिक्र है कि पुराने हिंदुस्तान के एक कस्बे नूर नगर में गर्मियों की दोपहर इतनी शदीद होती थी कि परिंदे भी घोंसलों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। इसी कस्बे के चौक में एक बहुत पुराना और घना नीम का दरख्त था। ये दरख्त इत्तेफाक से हाजी करीम बख्श की दुकान के बिल्कुल सामने खड़ा था। हाजी करीम बख्श इस कस्बे का सबसे अमीर लेकिन मक्खी चूस और निहायत चालाक ताजिर था। उसकी कंजूसी के किस्से ऐसे मशहूर थे कि अगर वो कभी गुड़ खा ले तो चींटियां उसके मुंह से मिठास चाटने की कोशिश करें तो वो चींटियों को भी निचोड़ ले। वो अपनी दुकान के थड़े पर बैठा हर वक्त वही खातों में उलझा रहता और आने जाने वालों को हकारत से देखता। एक रोज दोपहर के वक्त सूरज आग बरसा रहा था। गर्मी की शिद्दत से जमीन तप रही थी। इसी वक्त एक ज़ईफ किसान चचा सलीम सर पर भारी गठड़ी उठाए चौक से गुजरा। चचा सलीम निहायत सादा लौ और गरीब इंसान था जिसने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी में गुजार दी थी। गर्मी और बोझ की वजह से उसका सांस फूल रहा था और टांगें कांप रही थी। नीम के दरख्त का घना साया देखकर उसके कदम रुक गए। उसने सोचा कि कुछ देर सुस्ता लूं, फिर आगे का सफर करूंगा। उसने गठड़ी जमीन पर रखी और दरख्त के ठंडे साए में दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। अभी उसे बैठे चंद लम्हे ही गुजरे थे कि सामने दुकान पर बैठे हाजी करीम बख्श की नजर उस पर पड़ गई। हाजी की आंखों में मक्काराना चमक आ गई। वो फौरन अपनी गद्दी से उठा और चीखता हुआ चचा सलीम के पास पहुंचा। ओहो बड़े मियाँ, ये क्या कर रहे हो? यहाँ किसकी इजाजत से बैठे हो? चचा सलीम घबरा कर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, हाजी साहब माफ करना, गर्मी बहुत थी, सोचा 2 घड़ी इस दरख्त के साए में सांस ले लूं, अभी चला जाऊंगा। हाजी ने तोंद पर हाथ फेरते हुए अकड़ कर कहा, सांस ले लूं? अरे ये दरख्त मेरी जमीन पर है तो इसका साया भी मेरा हुआ। तुमने मेरे साए का इस्तेमाल किया है, लाओ इसका किराया निकालो। चचा सलीम हैरान रह गया। हाजी साहब, साया तो अल्लाह की देन है, उसका कैसा किराया? मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। हाजी ने गुस्से से कहा, तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ, मुफ्त में मेरे साए की ठंडक लूट रहे हो और ऊपर से बहस करते हो। अगर बैठना है तो पैसे लगेंगे, वरना पंचायत बुला लूंगा और तुम पर चोरी का इल्जाम लगा दूंगा। चचा सलीम सहम गया। उसकी जेब में बेटी की शादी के लिए जमा किए गए कुछ रुपए पड़े थे जो वो शहर से सौदा सलफ लेने लाया था। हाजी की नजर उसकी कमर से बंधी छोटी सी पोटली पर पड़ चुकी थी। हाजी ने लहजा नर्म करते हुए कहा, देखो बड़े मियाँ, तुम शरीफ आदमी लगते हो, रोज रोज का झगड़ा क्यों करते हो? तुम ऐसा करो, मुझसे ये साया हमेशा के लिए खरीद लो, फिर जब चाहो जितना चाहो बैठो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। चचा सलीम की सादा लोही देखिए कि वो हाजी की चाल में आ गया। उसने सोचा गर्मियों में आराम की जगह मिल जाएगी और कोई टोकेगा भी नहीं। उसने कांपते हाथों से अपनी पोटली निकाली और हाजी के हवाले कर दी। हाजी ने फौरन पैसे गिने। वो पूरे 500 रुपए थे। इस जमाने में ये बड़ी रकम थी। हाजी करीम बख्श ने फौरन मुंशी को आवाज दी और एक स्टाम्प पेपर मंगवाया। उस पर लिखा, मैं हाजी करीम बख्श अपने होशो हवास में इस नीम के दरख्त का साया सलीम अहमद के हाथ फरोख्त करता हूँ। आज से दरख्त मेरा है मगर इसका साया सलीम अहमद का है। नीचे दोनों ने अंगूठे लगा दिए। हाजी दिल ही दिल में हंस रहा था कि कैसा बेवकूफ बूढ़ा मिला है, मुफ्त की चीज के बदले जिंदगी भर की कमाई दे गया। चचा सलीम कागज का टुकड़ा लेकर मुतमईन होकर घर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसका जवान बेटा फहीम खेतों से वापस आया हुआ था। फहीम अपने बाप की तरह सादा नहीं था, बल्कि गांव का सबसे ज़हीन और हाजिर जवाब नौजवान था। जब चचा सलीम ने उसे बताया कि उसने हाजी से साया खरीद लिया है और वो कागज दिखाया तो फहीम ने अपना सर पीट लिया। अब्बा, ये आपने क्या किया? वो हाजी आपको लूट गया। साए का भी कोई सौदा होता है? चचा सलीम की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, वो पंचायत की धमकी दे रहा था, मैं डर गया था। फहीम ने बाप के आंसू देखे तो उसका खून खौल उठा, लेकिन फिर उसने कागज गौर से पढ़ा। अचानक उसके चेहरे पर मानीखेज मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों में वही चमक थी जो शिकारी की आंखों में शिकार को देखकर होती है। उसने कागज तय करके जेब में रखा और बोला, अब्बा फिक्र न करें, हाजी ने आपको साया बेचा है ना? अब यही साया उसकी नाक में दम करेगा। अगली सुबह फहीम सीधा हाजी करीम बख्श की दुकान के सामने पहुंच गया। सूरज निकल रहा था और दरख्त का लंबा साया सीधा हाजी की दुकान के थड़े और उसकी गद्दी तक जा रहा था। फहीम ने इत्मीनान से जूते उतारे और ऐन गद्दी के पास जहां साया पड़ रहा था पालती मारकर बैठ गया।
थोड़ी देर बाद हाजी आया। उसने देखा कि कल वाले बूढ़े का लड़का उसकी जगह पर बैठा है। हाजी गुस्से से चीखा, अरे ओ लड़के, ये क्या बदतमीजी है? मेरी दुकान के आगे डेरा जमाए बैठे हो, हटो यहां से। फहीम ने सुकून से सर उठाया और बोला, हाजी साहब, मैं आपकी दुकान पर नहीं बैठा, मैं अपने साए पर बैठा हूं। हाजी हक्का बक्का रह गया। क्या बकवास है, ये मेरी दुकान का थड़ा है। फहीम ने कागज निकाल कर कहा, पढ़िए इसे। इसमें लिखा है कि दरख्त का साया मेरे वालिद सलीम अहमद की मलकियत है, और चूंकि उन्होंने ये साया मुझे तोहफे में दे दिया है, इसलिए अब ये मेरी जगह है। इस वक्त साया आपकी दुकान पर है, लिहाजा कानूनी तौर पर यह जगह मेरी हुई। लोग जमा हो गए। सब कागज पढ़कर मुस्कुराने लगे। हाजी तलमिला गया। उसने सोचा सूरज ढलेगा तो साया खुद हट जाएगा, मगर जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ा, साया भी बदलता गया। दोपहर में साया हाजी की मसालों की बोरियों पर जा पड़ा। फहीम फौरन उठकर बोरियों पर जा बैठा। हाजी चीखा, अरे मेरी बोरियां फट जाएंगी। फहीम बोला, क्या करूं हाजी साहब, मेरा साया यहां आ गया है, आप अपनी बोरियां हटा लें। हाजी में दांत पीसकर बोरियां हटवा दी। मगर असल कयामत अभी बाकी थी। शाम को साया लंबा होता हुआ हाजी के घर के सहन की तरफ बढ़ने लगा। फहीम की नजरें साये के साथ साथ दरवाजे की तरफ उठीं और उसने मूंछों को ताव दिया। हाजी का रंग उड़ गया। सूरज गुरूब होने लगा और नीम का साया हाजी की हवेली के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। हाजी दोनों हाथ फैलाकर चीखा, रुक जाओ, खबरदार जो अंदर कदम रखा। फहीम रुका मगर बोला, मैं घर अपना नहीं कह रहा, मगर साया तो मेरा है और वो अंदर आ चुका है। अगर आपने रोका तो मैं कोतवाल के पास जाऊंगा। कोतवाल का नाम सुनकर हाजी कांप गया। वो एक तरफ हट गया। फहीम जूतों समेत अंदर दाखिल हुआ और उस कुर्सी पर जा बैठा जिस पर साया पड़ रहा था। मेज पर रखी चाय और पकोड़े भी साये के नीचे थे। उसने एक पकोड़ा उठाकर खाया और बोला, वाह हाजी साहब, मजे के पकोड़े हैं। हाजी जल भुन गया। रात हुई तो साया मांद पड़ गया। हाजी बोला, अब साया खत्म हुआ, निकल जाओ। फहीम ने जेब से लालटेन निकाली और जलाकर दरख्त की शाख पर लटका दी। रोशनी के मुखालिफ सिमत नया साया बना जो सीधा हाजी के ख्वाबगाह में जा पड़ा। फहीम बोला, लीजिए हाजी साहब, साया फिर आ गया। अब मैं अपने साये के साथ आपके नर्म बिस्तर पर आराम करूंगा। हाजी घबरा गया। उसने मिन्नत की कि अंदर न जाओ। फहीम ने शर्त रखी कि रात का खाना और बिस्तर सहन में लगेगा और मच्छर भगाने को आदमी भी होगा। हाजी मान गया। वो रात भर करवटें बदलता रहा। फिर उसके जहन में शैतानी ख्याल आया कि दरख्त ही कटवा दे। सुबह अंधेरे में लकड़हारे बुलवा लिए। कुल्हाड़ियां चलने लगीं। फहीम फौरन उठा और चीखा, खबरदार, ये मेरी जायदाद को नुकसान है। हाजी बोला, दरख्त मेरा है। फहीम ने जवाब दिया, आपने साया बेचा है, ये दरख्त उस साये की मशीन है। अगर मशीन तोड़ देंगे तो मेरा माल कैसे बनेगा? लोग जमा हो गए और फहीम की हिमायत करने लगे। गांव वाले बोले, अगर साये का सौदा हुआ है तो दरख्त नहीं कट सकता। हाजी फंस चुका था। फहीम ने कहा, या तो 500 वापस करें और नुकसान भी भरें, वरना मुकदमा होगा। हाजी की बीवी भी बाहर आ गई और उसे कोसने लगी। आखिरकार हाजी ने हाथ जोड़ दिए। बोलो क्या चाहते हो? फहीम ने कहा, 500 जो लिए थे, 500 निगरानी के और 200 तकलीफ के, कुल 1200 रुपए दें और साया वापस लें। हाजी के दिल पर चोट लगी मगर चारा ना था। उसने तिजोरी से 1200 रुपए लाकर फहीम को दिए। फहीम ने गिनकर जेब में रखे और कहा, हाजी साहब, साया ढल जाता है मगर नीयत साफ होनी चाहिए। ये दरख्त अल्लाह की नेमत है, इसे काटने का गुनाह न करें। वो गांव वालों को सलाम करके घर लौट गया और अब्बा के हाथ में 1200 रुपए रख दिए। चचा सलीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव वाले आज भी हाजी करीम बख्श को छेड़ते और पूछते, हाजी साहब, आजकल साया किस भाव बिक रहा है? इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच और जुल्म आखिरकार इंसान को रुसवाई तक पहुंचा देते हैं। जो शख्स कमजोर और सादा लोगों को धोखा देता है, वो एक न एक दिन अपनी ही चाल में फंस जाता है। अक्ल, सब्र और हक पर डट जाना जुल्म के मुकाबले में सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह ताला मजलूम का साथ देता है और इंसाफ को गालिब करता है। इसलिए हमेशा नीयत साफ रखनी चाहिए
اور کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ دوستو، یہ صرف کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل جنت جہاں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، صحت دے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔